वन्दे महायशं महावीरं महामुनिं अमरनरराय मह्यं धर्मसिद्धयरं सतीश सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभिष्टार्थदाय सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मैं एक प्रार्थना बोलता हूँ और आप सभी बोलना। हम इस क्लास के अंदर पहले एक प्रार्थना और लास्ट में एक प्रार्थना अलग अलग बोलेंगे। पहली तो सबको आती है तो साथ में मैं बोलाऊं वैसे बोल लेना। कित्तिय वंदीय मह्यम जे लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य भूरि लाभम् समाहे वरमुत्तमं देन्तु। लोक में सिद्ध हुए ऐसे उत्तम सिद्ध भगवंतों का मैं स्मरण वंदन पूजन करता हूँ। इससे मुझे आरोग्य की, सम्यक दर्शन की और समाधि भाव की श्रेष्ठ प्राप्ति हो। ये प्रार्थना करेंगे रोज। आप लिख भी लेना और या मैं लिख कर भेजूंगा और लास्ट में समाप्ति के समय एक और करेंगे साथ। बोलिए। सत्यमंदामी साहब जी। थैंक यू इलाबेन, थैंक यू सो मच। एंड सभी दर्शकों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। जैन फाउंडेशन के अंतर्गत जैन डाइट के इस मंच पे मैं आप सबों का हमारे नए सेशन जैन डाइट और आयुर्वेद में स्वागत करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच for such overwhelming response and registering with us with such huge numbers. This also confirms that health is still an integral part of our lives and we must make a commitment to it. अगर देखा जाए तो हेल्थ, हमारा स्वास्थ्य और हमें होने वाली बीमारियां 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं। हमारा आहार, वो जो हमारा डाइट है, हमारा विहार जो हमारी लाइफस्टाइल्स है, और हमारी औषधियां और ड्रग एंड थेरेपीज जो हम लोग लेते हैं। इन तीनों फैक्टर्स में हमारा आहार सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टू स्टे हेल्दी हमें क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और कब नहीं खाना चाहिए, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और इसके साथ साथ कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, जैसे एज, सीजन, द प्लेस वेयर वी लिव। सो ये और सारी चीज़ें मिल करके हमारा स्वास्थ्य बनाती हैं। हम लोग we are fortunate enough that we are going to learn the science of Ayurveda, which provides a holistic approach that combines all 3 factors, ahar, vihar and aushadhi, and in order to give us the health and wellness, to maintain and preserve our health and wellness, and to prevent us from our diseases rather than treat them. So along with studying the science of Ayurveda, we are also fortunate enough to understand कि हमारी जैन संस्कृति में जो हमारे रहन खाने पीने की जो तरीके हैं, उससे हम ये तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं कि ये आयुर्वेदा से कितना मिलता जुलता है। हमारा परम सौभाग्य है कि इस इतनी मूल्यवान शिक्षा की जानकारी हमें परम पूज्य श्री अरुण विजय जी महाराज साहब से अगले 6 महीनों तक मिलने वाली है। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हाल ही में महाराज साहब जी ने शिक्षा के क्षेत्र में सबसे हाईएस्ट पदवी प्राप्त करी है, जो कि द डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की है। और हम सभी जानते हैं कि महाराज साहब एक बहुत प्रसिद्ध, सुप्रसिद्ध विद्वान हैं, शिक्षक हैं, और उन्होंने कई किताबें लिखी हैं। और मोर ओवर ही इज़ अ फिनोमिनल टीचर. हिज वे ऑफ टीचिंग इज़ फिनोमिनल. वी ऑल नो दैट. Thank you so much for going to teach us. You're going to take our classes, sir.
बट यहाँ हमारी पहली कक्षा की शुरुआत करने के पहले मैं हमारे जैन फाउंडेशन के फाउंडर मिस्टर रमेश कुमार शाह जी को इनवाइट करूंगी, जो हमारे साथ बैंगलोर से जुड़े हुए हैं। सर, मे आई इनवाइट यू, तो आप इस कोर्स से रिलेटेड अपने 2 भाव व्यक्त करें सर। Thank you, Smita ji. Jai Jinendra to all. Happy मकर संक्रांति। आज बहुत ही बड़ा दिन भी है। आज हमारा जैन टॉक्स में कुछ 15 मिनट पहले समाप्त हुआ 126वां जैन टॉक्स अनेकांतवाद के ऊपर, जो बहुत ही एक बहुत ही अच्छा सेशन था। मेरे लिए तो आज दूसरा सेशन हो गया है। सभी शायद इसमें काफी श्रद्धा ज्वाइन भी होंगे तो दूसरे सेशन में। टुडे द जैन डाइट वर्टिकल अंडर द जैन फाउंडेशन is going to start a new course, this time on Jain diet and Ayurveda, under the guidance of Param Pujya Sri Arun Vijay Ji Marsa. Earlier, we have done courses on fasting, food ethics, and discipline, talked about tapasya of various Jain saints of contemporary times, etc. In this course, which will stretch for 6 months, in fact, we should be very fortunate that Guruji has committed for such a long time. We will discuss about the Ayurveda, the science of medication in ancient India, which is still widely practiced today, and it is relation to the Jain food and the dietary practices. In fact, many in Jain would have thinking that Jain is a kitchen religion, but today we will come to know how important is food in our religion. Ayurveda regards diet as the root cause of all the physical diseases. Right diet has been fundamental in Jain practice. I will not be incorrect if I say that all religions in the world, Jainism has provided the most sophisticated guidelines for diet to its followers. And that's why many call Jainism is so directly related to the food, because it's so important in one's life. The way you think, the way your thoughts come, all is originated from the what food you eat. Philosophically and morally, vegetarian diet finds basis in the idea of ahimsa. Right dietary practices are considered essential for the spiritual growth of the practitioners. Vegetarian food devoid of root vegetables and occasionally also the green vegetables. This pretty much sums up Jain diet. I think so. We will find out about this in lecture series. I am grateful to Arun Vijay Ji Marsa, who has been associated with Jain Foundation for a long time. Now he is conducting the courses on Gandharvad with the Jain Foundation in an extremely effective manner, sharing his wisdom with all the participants. I am sure his wisdom will be beneficial to all of us in the new course as well. I thank you to all the participants who have so overwhelmingly joining in. You will surely gain the new insights which can be applied in our daily lives for overall growth and progress. Thank you. Jai Jinendra. Hope you all enjoy this session. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir. It was a very nice, brief introduction. एंड अब बिना विलंब किए मैं मारा साहब जी को आमंत्रित करूंगी कि हमारी आयुर्वेद की ये पहली कक्षा की शुरुआत करें। बहुत बहुत धन्यवाद और धर्मलाभ के साथ सबको शुभ आशीर्वाद भी देता हूँ। रमेश जी ने खास करके कह करके पहले भी गंधर्वाद की क्लासें चालू कराई थी, और नील कुमार जी जो हैं, जब उन्होंने गंधर्वाद के विषय पे क्लास चालू कराई, मैंने उनको कहा था कि भाई मैं शॉर्ट टाइम की क्लासेस तो नहीं ले सकता हूँ, और उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, 1 साल भर का कोर्स हम गंधर्वाद पर चलाएंगे। तब मैं थोड़ा सेटिस्फाइड हुआ कि चलो इस विषय को न्याय तो दे सकेंगे। लेकिन मुझे कहते हुए बड़ा अफसोस भी हो रहा है कि करीब करीब 6 महीने या 5 महीने के ऊपर हो चुके हैं। अभी तक करीब करीब जो है 6 महीने के आसपास में एक पहले आत्मा का भी कंसेप्ट पूरा नहीं था।
Ramesh ji, you are also listening this thing. Already he has given me the time limit of the 1 year and to complete all the subjects of Gandharva. But there are the 11 Gandharas are there and 11 topics are there. But now मैंने जो पूरा टाइम टेबल बनाया था, लेकिन मैं उस टाइम टेबल को फॉलो तो नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि जो आत्मा के बारे में कंसेप्ट है और मैं लॉजिकली प्रूव कर रहा हूँ, फिलोसॉफिकली प्रूव कर रहा हूँ। पहली बात ही ये है कि टॉपिक ये चला है, डज रियली द सोल इज एग्जिस्टिंग और नॉट। तो पहले ही हमारी सम्यक दर्शन का विषय वो है, उसी पर बात चल रही है। तो मैं सबसे पहले रमेश जी और नील भाई तो नहीं है, तो मैं आपको जो है पहले ही कह जाऊं कि इसको शायद अब और कितना प्रोलॉन्ग करके आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा, अब मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। आज जो है आप लोग एक ऐसे कंसेप्ट को चालू कर रहे हो और लोग मुझे पूछ रहे हैं कि महाराज ये आप तो फिलोसॉफी और लॉजिक के विषय वाले हो, ये आपके साथ कैसे जुड़ गया आहार का विषय? मैंने कहा ये भी इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है भाई साहब। तो उन्होंने कहा कि भाई आयुर्वेद का और जैन धर्म का क्या लेना देना है, क्या संबंध क्या है? मैंने कहा किसी धर्म का कोई संबंध नहीं है, देह धर्म है, शरीर के साथ है। लेकिन अब आयुर्वेद कोई जैन धर्म का स्पेशल तो है नहीं था, और कोई ऐसे जैन वैद्य इतिहास के अंदर कौन हुए, कब हुए, कैसे हुए, ये तो जो है रिसर्च का विषय जरूर हो सकता है। बट द कंसेप्ट ऑफ आयुर्वेदा विद द जैन कंसेप्ट ऑफ फूड, जैन डाइटरी सिस्टम, अब उसके साथ जोड़ करके हॉलिस्टिक अप्रोच अगर हम बनाए आज की तारीख में, तो बहुत ज्यादा उपयोगी हो सकता है। देखिए यहाँ पर हम विचार जो करेंगे, जिस तरीके से करेंगे, मैं आज थोड़ी सी उसको आपको जो इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। पहली क्लास ही है, तो फर्स्ट क्लास के अंदर इंट्रोडक्शन हमारी ये रहेगी कि कैसे हम आहार को ही औषधि बनाएं, लेकिन औषधि को आहार न बनाएं। लोग दवाइयों को खुराक बना लेते हैं, इट इज देयर बिग मिस्टेक। और फिर हम शरीर शास्त्र को समझेंगे, ये रहेगी कि कैसे हम आहार को ही और शरीर शास्त्र को समझेंगे, शरीर के साथ साथ हमको क्या क्या समझना है। तो मैंने थोड़ा सा डायग्राम से ब्लैक बोर्ड का भी उपयोग करने का सोचा है। अब शरीर शास्त्र को समझना है, किसको समझना है, प्राधान्यता हम किसको देना चाहते हैं। अब आहार को प्राधान्यता देना चाहते हैं, इधर हमारे पास जो है ये शरीर है, इधर आपके जो है कोई भी पैथी जिसको हम बोलते हैं, आइदर यू कैन से द थेरापी जो है। अब इसके साथ हम शरीर को ले रहे हैं, तो शरीर हमारे साथ रोग बीमारी से ग्रस्त है कि नहीं, और किस प्रकार की रोग बीमारियों से ग्रस्त है, ये हमको देखना है। क्या हम आहार के कारण भी रोगग्रस्त होते जा रहे हैं या नहीं? तो आहार भी अगर आपको रोगग्रस्त कर रहा है, तो वो आहार कौन सा है, कैसा है? इस प्रकार के आहार से रोग बीमारियां बढ़ रही है, तो हम उसको त्याग करें, छोड़ें। तो आयुर्वेद के बेसिक प्रिंसिपल क्या है, वो भी आपको ख्याल में आ जाएंगे। बहुत अच्छे अच्छे प्रिंसिपल्स को सीखेंगे इस क्लास के अंदर। वैसे भी जो है रमेश जी को, नील कुमार जी को धन्यवाद तो इसका देना है कि पहले ही उन्होंने मेरा इंटेंशन समझ लिया। तो नील कुमार जी ने कहा कि नहीं नहीं महाराज, हम 1.5-2 महीने की क्लास से नहीं करेंगे, 6 महीने आपको दे रहे। मैंने कहा भाई साहब 6 महीने में होगा पूरा कि नहीं, कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आगे देखेंगे, आगे देखेंगे, एक बार हम पहले से 6 महीने तो लेके चलते हैं। मैंने कहा धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है साहब। अब सवाल क्या है, आहार इज इम्पोर्टेंट, शरीर इम्पोर्टेंट है, रोग बीमारियों को समझना ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
इधर कोई पैथी और थेरापी का यूज वो ज्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है आपको, या फिर हम यहाँ पर जो है ये साइंस के अंदर अगर जाए तो ये जो एनाटॉमी है, अब ये आपको समझना है। पहले ये साइंस के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे हम, शरीर का भी विज्ञान है, अब इसके साथ भी जोड़ेंगे साथ, और फिर इन सब के बीच में हम यहाँ पर ये धर्म लाएंगे। अब वो भी इसके साथ जोड़ेंगे तब काम चलेगा। इधर भी धर्म जोड़ेंगे, इधर भी धर्म को जोड़ेंगे, और फिर इधर भी जोड़ेंगे साहब। कुछ बीमारियां क्या हमारे कर्मजन्य भी बीमारी है, आत्मा के साथ कर्म है। कर्मजन्य बीमारियां कौन सी होती है, सीजनल बीमारियां कौन सी होती है, ये कोरोना अभी आया, ओमिक्रॉन आया है, अब ऐसे जो है इनके अलग अलग वेरिएंट आते रहेंगे सब। अब उनकी ट्रीटमेंट करनी है या अपने शरीर की इम्यूनिटी बढ़ानी है सब। हम कोरोना को और ओमिक्रॉन को देख करके उसके हिसाब से दवाई बनाने लग जाए, या फिर शरीर का ही रेजिस्टेंस पावर और इम्यूनिटी इतनी बढ़ा दे कि ऐसे तो कोई भी वेरिएंट आ जाएंगे, कितने भी वेरिएंट आने दो, हमको कोई चिंता करने की जरूरी नहीं है। हॉलिस्टिक अप्रोच हम जो बना रहे हैं वेलनेस के लिए, तो वो हम पहले आहार को, क्योंकि टाइटल जो यहाँ पर दिया है, व्हाट टाइप ऑफ द टाइटल इज, कि जैन डाइटरी सिस्टम समझना है या कॉमन डाइट सिस्टम समझना है। क्योंकि जब यहाँ पर हम धर्म शब्द का उपयोग करेंगे तो हमको इसके साथ जैन धर्म ये भी बहुत अच्छी तरह से जोड़ना है। क्योंकि फिर जब प्रश्न आएंगे आलू प्याज लहसुन गाजर मूला शकरकंद सूरन चकुंदर ये सब आएंगे, तब क्या करना है? कुछ वो दवाइयां भी बन जाएगी, कुछ वो आहार भी बन जाएंगे। Some of the people, those who are dependent on this onion garlic, the people are asking that can we take this type of onion garlic as a medicine or not, or as a food or not? If you are saying that the food is the medicine, then why should not to use that? तो वो भी शब्द विषय आएंगे, but what type of the alternate for that? There are so many substitute for the onion and garlics and other things. तो वो भी हम उसमें से यूज कर लेंगे। देखिए तो कंसेप्ट हमारा जरूर रहेगा, बिकॉज एज ए जैन मॉन्क इफ आई एम include with this thing, and if I am teaching with that, so I have to know that what type of the Jain religion, Jain philosophy, basic principle of Jainism is what. तो उसके हिसाब से भी हमारा जो उद्देश्य है कि इन रोग बीमारियों को हम कैसे दूर करें, कैसे घटाएं, और फिर हम अपने आप को स्वस्थ बनाना, ये हमारा लक्ष्य है। तो ये स्वस्थ आप बनेंगे तब आपका स्वास्थ्य जो है, आप स्वस्थ बनेंगे साहब। तो अब इसके अंदर भी आपने ये शब्द देखा है, स्व इसमें भी जुड़ा है, स्व इसमें भी जुड़ा है। ये स्व जो जुड़ा है वो किसके लिए जुड़ा गया है? तो ये स्व ये अपने अंदर आत्मा के लिए है, और ये शब्द जो जुड़ा है उसमें स्थिर होने के लिए जुड़ा है। अब कब आप स्वस्थ का मतलब क्या है? If physically you are fit, if physically you are totally okay, you see, there is with very good balance with your physical body, then you are स्वस्थ। लेकिन तब जा करके आप आत्मा में स्थिर हो सकेंगे, आत्म भावों में स्थिर हो सकेंगे, आत्मा गुणों में स्थिर हो सकेंगे, आत्मा का मेडिटेशन करने में आप स्थिर हो सकेंगे। अदरवाइज नॉट पॉसिबल। इफ द पर्सन जो है वो बिल्कुल स्वस्थ नहीं है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू डू द मेडिटेशन और आत्मा भाव में स्थिर रहना। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम। तो ये भी प्रयत्न हम करेंगे समझें। तो ये प्रयत्न करने से क्या प्लस पॉइंट होगा? जब आप आत्मा को पहचानने की कोशिश करोगे, अब आप जब आत्मा को पहचानेंगे तो आत्मा के साथ भी ये कर्म प्रकृति कौन सी है, अब ये पर्टिकुलर कर्म की प्रकृति कौन सी है, तो ये भी एक अशाता वेदनीय कर्म की ऐसी प्रकृतियां
which may cause for some other disease, which is already root cause in that, वो भी हमारे साथ में अंदर जुड़ी हुई कर्म की प्रकृतियां हैं। अब इसके कारण भी रोग आ रहे हैं, ये भी कर्म प्रकृति रोग का कारण बन रही है। कैसे कैसे रोग आ रहे हैं? अब बालक माता के गर्भ में से जन्म ले रहा है तो वो रोग बीमारियां साथ में लेकर जन्म ले रहा है। अब गर्भ में ही बालक को कैंसर क्यों हो गया था? अभी तो धरती पर पैर नहीं रखा। और सबसे बड़ा आश्चर्य है कि मदर इज नॉट इफेक्टेड बाय एनी टाइप ऑफ कैंसर डिजीज, फादर इज आल्सो नॉट इफेक्टेड बाय एनी अदर कैंसर डिजीज, then why the child is suffering from that cancer? What is the reason behind that? अब उस समय जब आप देखेंगे तब आपको ख्याल आएगा साहब कि हाँ, आत्माओं के अंदर भी कर्म प्रकृतियां पड़ी हैं और वो भी उसके रोग का कारण बन रही है। तो ये भी एक कंसेप्ट है। अशाता वेदनीय क्या है, शातना शाता वेदनीय क्या है, और किस किस प्रकार के कैसे कर्म आ रहे हैं, तो ये भी हम समझेंगे। तो इनके कारण भी अगर कर्म का ख्याल आ रहा है तो इनको भी कैसे दूर कर सकते हैं, इसकी भी ट्रीटमेंट हो सकती है कि नहीं। जो आत्मा के साथ जुड़ी है तो ऐसी कर्म प्रकृतियों की ट्रीटमेंट क्या नहीं हो सकती है? क्या जरूर हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है, समझेगी। तो ये भी हमारा एक विषय का विचार तो करना ही रहेगा। इधर हमको जो है ये एनाटॉमिकल साइंस जो है, फिजियोलॉजिकल साइंस जो है, उसकी भी स्टडी करनी पड़ेगी। क्योंकि शरीर जो है, शरीर के अंदर कितने प्रकार के रोग होते हैं, कैसे कैसे प्रकार के। अब शरीर में ऑर्गेनिक डिफेक्ट है तो वो रोग कौन से हैं, वो बीमारियां कैसी किस प्रकार से, तो उनकी भी स्टडी करेंगे। अब आपको सिलेक्शन करना है व्हाट टाइप ऑफ पैथी और थेरेपी डू यू वांट टू यूज फॉर ट्रीटमेंट। क्या है कि किस पैथी से किस थेरेपी से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आप लोगों ने जिन्होंने पर्यूषण पर्व के अंदर कल्पसूत्र सुने होंगे, तो कल्पसूत्र के अंदर फर्स्ट व्याख्यान के अंदर ही 3 अलग अलग पैथियों के बारे में डिस्कशन किया गया था। तो वहां पर जो है इन पैथियों का जो विस्तार से वर्णन है। अब किस पैथी का वर्णन किया है उसमें, एक राजा अपने पुत्र की बीमारी के लिए ट्रीटमेंट करने के लिए डिफरेंट डॉक्टर्स मतलब वैद्य हकीमों को बुला रहे हैं और फिर उनके साथ डिस्कशन कर रहे हैं, भाई साहब व्हाट टाइप ऑफ मेडिसिन यू आर गिविंग, तो व्हाट टाइप ऑफ योर मेडिसिन इज। तो वो वहां पर डिस्कशन कर रहे हैं और फिर कोई वैद्य कहता है भाई साहब हमारी दवाई तो ऐसी है, कोई कहता है हमारी मेडिसिन ऐसी है, कोई कहता है हमारी पैथी ऐसी है। नाउ द किंग यू सी he has to take the decision about the pathy, which pathy we should use for our son. तो वो भी हम डिस्कशन तो करेंगे ही करेंगे सर। आज की तारीख के अंदर आप ये नहीं कह सकते हो कि एलोपैथी इज सक्सेस इन ऑल द ट्रीटमेंट। टोटली एलोपैथी इज सक्सेस। क्या आपने ये देखा है कि आज भी जो है क्या एलोपैथी के कारण कोरोना कंट्रोल में आया? क्या एलोपैथी से ट्रीटमेंट के अंदर सक्सेस हो गए? और दुनिया भर के अंदर है, इवन यूएस के अंदर विच इज द एडवांस नेशन, एवरीथिंग इज एडवांस देयर, बट स्टिल मैक्सिमम डेथ आर देयर इन द यूएस, नॉट इन इंडिया। तो ये भी कारण क्या है उसकी भी हमको स्टडी तो करनी पड़ेगी। ऐसे तो बहुत बार आते रहते हैं, अलग अलग प्रकार के कई प्रकार के वायरस आते रहते हैं। With this past century also, always in the different centuries, there are the different types of virus are coming, and the person those who are taking the vaccine, अब now the vaccine is success or not, that is the different question. लेकिन यहाँ हम उसको विचार करेंगे। अब आपको शरीर शास्त्र की स्टडी के बारे में बता रहे हैं, वो एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल जो है शरीर विज्ञान जो है। अब इसमें सबसे बड़ी बात आपको ये समझने के लिए दी गई है कि आप ये भी तो देखेंगे ना, आपने ये देखा आयुर्वेद, some of the people those who are asking me that why you are teaching this Ayurveda, why you are not following the different pathies, either the homeopathy is also there, the allopathy is also there, alternate therapy is also there,
different pathies are already existing. Why you are not taking any other pathy and you are only talking about the Ayurveda? Is there any more important of this Ayurveda? जी हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं पैथी से ज्यादा जो है रिजल्ट ओरिएंटेड पैथी को ज्यादा इम्पोर्टेंट देता हूँ, नॉट द नेम ऑफ द पैथी, लेकिन कहाँ किसकी आवश्यकता है, कहाँ किसकी आवश्यकता है। तो हम प्रिवेंटिव सिस्टम से अगर चलना चाहे, प्रिकॉशनरी सिस्टम से आप सोचने लग जाओ, तो क्या हम कैंसर को अवॉइड नहीं कर सकते? क्या हम कोलेस्ट्रॉल को अवॉइड नहीं कर सकते? क्या हम हार्ट डिजीज को अवॉइड नहीं कर सकते? क्या हम डायबिटीज को, क्या हम जो है ब्लड प्रेशर को, किडनी डिजीज को, क्या हम इनको अवॉइड नहीं कर सकते हैं? तो आयुर्वेद में यहाँ पर इन्होंने ये कहा है, आयु शब्द है और इधर जो है ये शब्द जुड़ा है वेद, मतलब टू नो दैट, ये जो है वेद शब्द को ज्ञान के बारे में बता रहा है। अब किसका ज्ञान आपको चाहिए? Whose knowledge do you want you see? आपको अपने आयुष्य का ज्ञान होना जरूरी है ऐसा। तो ये जो है आयुष्य जो है क्या है, आयुष्य आपका क्या है, आयुष्य कैसा है, किस प्रकार का आयुष्य चल रहा है। अब जैनिज्म के एंगल से जब हम स्टडी करेंगे तो यही आयुष्य आप जो देख रहे हो, अब ये आयुष्य भी एक कर्म भी बन जाता है। Those who are the Jain people, they can understand this word you see as a आयुष्य कर्म। अब आयुर्वेद इसके अंदर इन्होंने जो आयुष शब्द जुड़ा है और ये आयुष्य कर्म है, टोटली बोथ आर द डिफरेंट। तो यहाँ पर हम जब ये देखेंगे कि आयुष्य को हम जाने, वी मस्ट नो अबाउट अवर आयुष्य, व्हाट टाइप ऑफ द लाइफ इज। जीवन जो है, आप आयुष्य को यहाँ पर ये कहिए कि आपका जो ये जीवन चल रहा है, अब वो जीवन किस प्रकार का कैसा है, अब जीवन का पड़ाव के स्टेज में चल रहा है। तो जीवन आयुष्य कर्म के अधीन जब हम बात करेंगे तब आपको ये ख्याल आएगा कि अब आयुर्वेद आपको जानना है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि ये आपका जीवन है, क्योंकि यहाँ हम गर्भ में आए और यहाँ हमारा जन्म हुआ। तो ये जो मदर का प्रेगनेंसी पीरियड था 9.5 मंथ का, अब इसमें भी तो आप हैं, अब इसमें भी रोग बीमारी है कि नहीं है, रोग बीमारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए साहब? क्या आप रोग बीमारी से बिल्कुल अलिप्त रह सकते हो 9.5 महीने गर्भकाल के अंदर? तो वहां से ही प्रिवेंटिव सिस्टम का उपयोग किया जाए तो शायद बालक जो है बीमारी ना हो। स्वस्थता कहाँ से लाएंगे? अब यहाँ जन्म तो हो जाता है आपका, अब आपका जीवन चल रहा है 10, 20, 30, 40, 50 साल, अब आके आके आप 100 वर्ष तक जीवन जियो, ये आपका आयुष्य कर्म है। तो हम किस पड़ाव पर हैं? ये जो है यहाँ तक 25 ईयर्स, अब ये 25 ईयर्स, ये 25 ईयर्स और लास्ट 25 ईयर्स, ये आपका जो है बाल्यावस्था का चला जाए और ये आपका जो है युवावस्था का चला जाए, ये प्रौढ़ावस्था का चला जाए और ये वृद्धावस्था का चला जाए। तो अवस्था किसकी है? शरीर डिफरेंट पर्यायों में अवस्था में है। तो बचपन की बाल्यावस्था के कुछ रोग बीमारियां अलग अलग प्रकार की है। अब बालक को कौन से रोग होने के चांसेस ज्यादा है, बचपन में कैसे रोग ज्यादा हो सकते हैं, ख्याल है कि नहीं? फिर युवावस्था में प्रकृति कैसी रहती है, यौवन के अंदर प्रकृति के हिसाब से आपको आहार पानी कैसा लेना चाहिए साहब, क्योंकि सबके हिसाब से चल रहा है। अवस्था के हिसाब से आहार, आहार के हिसाब से अवस्था, ऐसे जोड़ दीजिए साहब तो बहुत ही अलग। अब आ गए आप प्रौढ़ावस्था में आ गए, तो प्रौढ़ अवस्था के अंदर आपको आहार का कैसा विवेक रखना है। एंड व्हेन यू कम इन द लास्ट स्टेज ऑफ योर लाइफ, यू सी यू बिकम एज ए एजेड पर्सन, द ओल्ड एज पर्सन, उस समय आपके आहार,
विहार, निहार, ये सब कैसा रहना चाहिए, क्योंकि इस एज में आप रोगग्रस्त हो जाएंगे तो बहुत डिफिकल्टी है साहब। कई बार हम देखेंगे वृद्धावस्था के लास्ट 25 बरस में अगर आपको कोई बोन्स की बीमारियां आ गई, आपको वीकनेस की बीमारियां ज्यादा आ गई, आप गिर जाएंगे, आप गिरेंगे तो बोन फ्रैक्चर होने के चांसेस रहते हैं। बच्चे तो 10 बार भी गिरेंगे तो उनके तो बोन का फ्रैक्चर नहीं होगा और जल्दी से उनका, क्योंकि उनको उस प्रकार का जो है कौन सा आहार मिल रहा है। अब किसको कौन सा आहार किस एज में लेना चाहिए साहब, तो आपको ये देखना है कैल्शियम के परसेंटेज जब हम गर्भ में है तब से ज्यादा मिल जाए, और फिर बचपन के अंदर बाल्यावस्था में कैल्शियम के परसेंटेज ज्यादा मिल जाए तो वो बोन्स को बनाएगी, बोन्स की डेंसिटी तैयार हो जाएगी, हाइट उसकी बढ़ जाएगी, ये काफी अच्छा संबंध रहता है उसका। अगर आपने इस उम्र के अंदर आहार बिगाड़ा तो फिर तकलीफ कैसे आएगी। युवावस्था के अंदर आपको कौन सा आहार लेना है, कैसा आहार लेना है, आहार के साथ बहुत ज्यादा शब्द संबंध हमने जुड़े हैं साहब। अगर आपने उम्र के हिसाब से गलत आहार लिया तो फिर नुकसान जरूर होने वाला है साहब, क्योंकि जिस उम्र में जैसी प्रकृति है उस प्रकृति के अनुरूप आप ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो साहब। तो सबसे पहले हम जानेंगे, जानेंगे शब्द किस पर आया था, आयुर्वेद, वेद इट इज फॉर नॉलेज। तो वेद शब्द जो हिंदू धर्म के अंदर प्रचलित हुआ है वहां पर यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और सामवेद, these are the 4 Vedas in the Hinduism and the famous and public. अब उन वेदों के आधार में what type of the subject it contains in a different Veda क्या लें, तो यजुर्वेद के अंदर what type of concept, और जो है ऋग्वेद में कंसेप्ट क्या है, अथर्ववेद में क्या है, सामवेद में क्या है, वहाँ अलग अलग कंसेप्ट जो दिए गए हैं जिस तरह से, तो यहाँ पर भी हम समझेंगे। यहाँ पर भी आपको ये भी एक वेद का विषय दिया है अलग से, जो है आयुर्वेद को भी वेद का एक अंग बता रहे हैं, लेकिन उन 4 में तो नहीं, अलग निकाला हुआ है इसको। तो लोग ये नहीं कह रहे कि भाई आपको ट्रीटमेंट के लिए आयुर्वेद के अंदर हर चीज बता दी है, कैसे बता दी है, कैसी बताइए, सब अलग अलग है। हम डिफरेंट डिफरेंट पैथेज को भी यूज करेंगे, और जैन धर्म शब्द लगा है, जुड़ा है इसके साथ, तो हम ये देखेंगे कि अहिंसक पद्धति, शुद्ध शाकाहारी पद्धति, निर्दोष पद्धति, जीव हिंसा से रहित पद्धति हो, ताकि हम किस तरह से अपने रोगों की ट्रीटमेंट कैसे कर सकें, ये फायदा आपको होना, समझे कि नहीं। तो ये हम समझने के लिए काफी कुछ प्रयत्न करेंगे, तो ये भी आपको सबको ख्याल आ जाएगा। अब ये चल रहा है तो हम पहले ये भी सोचेंगे कि पहले हर चीज, मैं आज इंट्रोडक्शन जो कर रहा हूँ तो एक आपको ख्याल आ जाना चाहिए इन जनरल फॉर्म के अंदर कि हमको शरीर भी तो जानना जरूरी है, कर्म भी सब जानने बहुत जरूरी है, ट्रीटमेंट भी जानने जरूरी है, वनस्पतियों के बारे में जानना पड़ेगा, किस वनस्पति के कैसे गुण धर्म किसके कैसे हैं, क्योंकि वनस्पति की प्रकृति क्या है, आपकी बॉडी की प्रकृति क्या है, और रोग की प्रकृति क्या है। So I will request you all that in every time in each class you must take the copy and pen with you, the diary and pen. You must note down each and every subject, whatever I will mention in the blackboard you see. I will write down on the single word to save the time, but you must write down the full form and do that diagram also. तो क्या होगा कि एक स्टडी होगी साहब। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ सबसे कि आप लोग खाली सुनने के लिए आएंगे, समझने के लिए आएंगे, सीखने के लिए आएंगे, ट्रीटमेंट के लिए आएंगे, फिर लोग क्या करेंगे साहब, काफी महिलाएं लेडीज ज्यादा है तो तरह मैंने हमने हमने हमारी ट्रीटमेंट बतावी दो साहब, हमने અત્યારે આ તકલીફ છે, हमने हमारी ट्रीटमेंट हमने જ बतावी दो ने साहब, तो वो जो है वो बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, उनको पूरा समझने, सीखने, जानने से कोई मतलब नहीं होता है।
બસ મને અત્યારે મારી ટ્રીટમેंट बतावी दो એટલે કામ થઈ ગયું સર. लेकिन ऐसा तो मुश्किल लगता है समझे कि नहीं. तो क्या है कि what type of the disease are, can you say that symptoms are disease or can you say that disease have some other symptoms. तो ये सारी स्टडी हमको करनी है ऐसा. और मैं तो इनको पहले धन्यवाद देता हूँ कि क्यों इन्होंने अरुण विजय को चुना है, ये अभी तक क्वेश्चन मार्क है. एक जैन साधु को इन्होंने चुना है और एक जैन साधु को चुन करके इन्होंने ये बहुत बड़ी बात की है कि भाई एक महाराज साहब जो है वो ये आयुर्वेद के बारे में समझाएंगे. ऐसा नहीं है. आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू दैट I am running so many other classes. Every day there are the 2 classes. But this Jain Foundation, they are running the 1 class of Gandharva, which I already described in it. And now the second, they are going to start this health and diet के बारे में. और फिर हमारी कर्म थ्योरी की क्लासेस भी चल रही है और फिर फिजिक्स एंड मेटाफिजिक्स की क्लासेस भी अलग से चल रही है. देवचंद्र चौबीसी की क्लासेस भी अलग से चल रही है और इसी के साथ नवकार मेडिटेशन की क्लास एवरी थर्सडे के अंदर चल रही है. करीब करीब सभी विषयों के अलग अलग क्लासेस चल रही हैं एंड वो भी सब 1-1 साल के कोर्स के हिसाब से चल रही हैं. तो जिनकी इच्छा हो, आप चाहें तो इनको इलाबेन जी को कह देना ताकि सबको जो है आपको लिंक भेज देंगे. एक टाइम टेबल बना हुआ है सबका. The person having that type of interest in Jain, if you have that much interest to understand the Jain karma philosophy, you can join the classes. If you have the interest to physics and metaphysics of Jainism, Dravyanu Yoga, you can join the classes. And all the past episodes are already available in the YouTube also. But the person having the interest to join the live, you see, so you can join the Zoom classes. But if you have not that much interest always or the facility of live, you see, then you can join another time on the YouTube also, because it is available in YouTube. So you can join that, you see. अब इन्होंने ये भेजा है कि विरालयम है डॉक्टर अरुण विजय, ये आप इन्होंने ही भेजा है. तो आप जो है उसको लिख सकते हैं या सबको आ सकता है. If you have that much interest to join the classes. और यूएस से जो है वहाँ से भी जो है एवरी सैटरडे की जैना की संस्था जो है वो भी कर्म थ्योरी की क्लासेस चला रहे हैं. आज तो उसमें से भी काफी स्टूडेंट्स वगैरह यहाँ पर है, दर्शनाबेन गांधी वगैरह दूसरे लोग भी हैं. आप उनका भी कांटेक्ट कर सकते हो. दे कैन गिव यू द सम कांटेक्ट एंड लिंक आल्सो. अब जिसके जो इंटरेस्ट है उसके हिसाब से आप जरूर पढ़िए. वो भी पढ़ना बहुत जरूरी है. कर्म फिलोसॉफी भी पढ़ना बहुत जरूरी है, समझे कि नहीं. विदाउट द कर्म थ्योरी आप जैनिज्म को नहीं जान पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे. आज हम ये क्लासेस जो है एक अलग सब्जेक्ट को लेकर के चल रहे हैं. तो आज जो है हमारे काफी विचार इस पर रहेंगे. अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया सब्जेक्ट. टुडे द फर्स्ट क्लास इज ओनली इंट्रोडक्टरी क्लास. नाउ इफ एनीबडी दोज हु वांट टू आस्क द क्वेश्चन, now the discussion is open. Anybody? जी मल सर, दर्शकों को किसी को कोई प्रश्न है तो अभी आप पूछ सकते हैं. अच्छा, मैं प्रश्न ले रही हूँ हमारे साथ. ओके, आप अनम्यूट कर सकते हैं. और ओके, एक पहला प्रश्न तो ये है सर गुरुजी की हमें कोई खास ऐसी बुक है जिसको अलोंग विद दिस कोर्स पढ़नी चाहिए जो हमारे लिए सहायक होगी वो. आप देखिए आयुर्वेद has a vast literature, you see. Ashtanga Hridayam is also the one type of very famous book which is written by the Vagbhatta Rishi ji, and it is available in different languages also. Translation is also available, and so many other Ayurvedic books are there. Charak Rishi has written so many books. Dhanvantari had written so many. Sarangadhar, there are some other books you see. लेकिन अब इन सब बुक्स के अंदर तो जो लिटरेचर जिस तरह से अवेलेबल है, बिकॉज ऑल आर इन द संस्कृत लैंग्वेज एंड इट इज नो डाउट द ट्रांसलेटेड बुक्स आर आल्सो अवेलेबल. थेरापेटिक यूज की बुक्स भी अवेलेबल है, नहीं है ऐसा भी नहीं है.
लेकिन सब स्टडी करना इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट आई वांट टू क्लियर दैट आई हैव नॉट रिटन एनी अदर बुक ऑन द पर्टिकुलर आयुर्वेद. I have written some book on the karma philosophy in Gandharva and different physics and metaphysics, और भावना भवनाशी and कार मंत्र और other books के ऊपर I have already written. But about this Ayurveda, you see, I have not written the books. But those who want to study, अभी तो आजकल तो नेट पर भी it is available and in library also it is available. जी 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 एक परिमल जी, आपका जो प्रश्न है कि गुरुजी की जो दूसरी क्लासेस है उनके लिंक कहाँ मिलेंगे, तो हम उन सारे लिंक्स को हम लोग ग्रुप पे शेयर कर देंगे इस सेशन के बाद, तो उनके सारे लिंक्स आपको वहां से मिल जाएंगे, आप ग्रुप पे बने रहेंगे. ज्योति, share the number of Mara Sahib ji, so you can directly contact them for any of the classes you want to join under Viralyam. यस और अभी किसी को भी अगर कोई प्रश्न पूछना है तो वो अपना हैंड रेस कर सकता है, हम यहाँ से अनम्यूट कर देंगे आपको. जी. सो मैं OnePlus Nord CE को आमंत्रित करना चाहूंगी, आप अपना प्रश्न पूछें. एक और रिक्वेस्ट है कि जब आप कक्षा ज्वाइन करते हो तो आप अपने नाम के साथ ज्वाइन करें, आपका स्क्रीन पे आपका नाम हो तो हमें सुविधा होगी आपका नाम बुलाने में. जी आप बोल सकते हैं. ओके, नरेंद्र जी आप अनम्यूट करिए. त्रिकाल वंदना साहिब जी, जो आता है कि सबसे पहले जो आहार लेते हैं वही जीवन पर्यंत रहता है, तो सबसे पहले आहार जो माता के घर में आते समय होता है या हम जन्म लेते हैं उस समय होता है? माता के गर्भ में आकर पहले आहार ही लेना है. 6 पर्याप्तियों के अंदर पहली पर्याप्ति आहार पर्याप्ति है. आहार लेकर के ही, तो उसमें आहार के अंदर आप क्या लेंगे, औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु, उसी से शरीर की रचना होनी है. इसलिए आहार तो प्रवेश, गर्भ प्रवेश से ही कंपलसरी है, जन्म के बाद का प्रश्न नहीं आता है. वही आहार सारे जीवन पर्यंत तो सदा ही काल हमारे शरीर में ही रहता है. औदारिक रहता है ऐसा मत बोलिए साहब. जब उससे आपके कैल्शियम मिल जाएगा, आपके बोन्स बन जाएंगे, आपके प्रोटीन्स बन जाएगा, आपका डीएनए बन जाएगा, तो डीएनए तो लाइफ लॉन्ग रहेगा. जी जी, थैंक यू सो मच. गुरुजी एक प्रश्न है चैट बॉक्स पे कि हम कैसे तय करें कि हम बीमार हैं या हम हेल्दी हैं. जब आप आगे हम समझेंगे इसके अंदर what type of health is and what type of disease is, why we are not unhealthy you say and why we are healthy, तो ये हम जब समझेंगे इसका बेस होगा वात पित्त और कफ की प्रकृति. जब ये आप समझ जाएंगे तब आपको ख्याल आ जाएगा कि am I healthy or not, और am I suffering from some other disease or what, ये आपको दोनों का ख्याल आ जाएगा. जी जी जी, थैंक यू. सो यस प्लीज करके स्क्रीन नेम से मैडम आप अपना प्रश्न पूछ सकती हैं, आपने हैंड रेज कर रखी है. यस प्लीज नाम से. हाँ प्रणाम साहिब जी. जी पूछिए, अपना प्रश्न पूछिए. एक ही प्रॉब्लम होता है कि मेडिकल साइंस बोलता है कि ऐसे खाओ, 2 घंटे पे खाओ, एक साथ में मत खाओ, और हम जैन है तो जैनिज्म के प्रिंसिपल से करते हैं, तो वहाँ विंटर में 6 बजे तो सनसेट हो गया, सुबह 8 बजे तक नहीं खाना है, ऐसी बहुत चीजें होती है, तो कॉन्ट्राडिक्शन होती है, तो समझ नहीं आता. एक बाजू श्रद्धा है वो जैनिज्म से है और एक बाजू ये सुनने में मिलता है, तो कंफ्यूजन हो जाता है. प्रश्नों को बहुत शॉर्ट बनाना, प्रश्नों को ही 10 लाइन का मत बना देना. आप देखिए डिफरेंट पैथीज के अंदर तो ये प्रॉब्लम आएगी. आपने एक पैथी को दूसरे पैथी को एक पैथी के साथ जोड़ने की बात करी, वो गलती हो गई. अब एलोपैथी अपने हिसाब से कहेंगे, आयुर्वेद के हिसाब से कहेंगे. तो बेसिक प्रिंसिपल जो है आयुर्वेद का और धर्मशास्त्र के साथ उसका जब हम बात करेंगे तब आपको जरूर ख्याल आ जाएगा. थैंक यू सो मच. भावभूति जी आप अनम्यूट करिए. भावभूति जी, जी अपना प्रश्न पूछिए.
सर आहार के कारण ही बीमारी होती है कि हमारे जो मन में विकार है उसके कारण ही हम बीमार पड़ते हैं? बिल्कुल होती है साहब। आहार का कारण एक है, मन के विकार भी कारणीभूत है, सीजनल कारण भी कारणीभूत है, ये वायरस के कारण भी है, पॉल्यूशन के कारण भी है, एटमॉस्फेयर के कारण। देयर आर सो मेनी रीजंस आर देयर। अब उसमें जितने रीजंस है, but which we can avoid and which we cannot avoid, you see, which is in our hand. वहाँ हमारे हाथ में जो है, जितना है वो तो हम जरूर ध्यान रखेंगे, समझेंगे। जी जी, आयुषी जैन, आप अपना प्रश्न पूछ सकती हैं। मुझे पूछना था कि जी। जैन आचार्य हमारे, उनके भी कोई ग्रंथ हैं क्या जो आयुर्वेद से रिलेटेड है? हैं, प्राचीन काल के हैं, अभी मेरे देखने में नहीं मिल रहे हैं, लेकिन जैन वैद्य, जैन आयुर्वेद के नाम से आप शायद जो है लाइब्रेरी में मिलने के चांस जरूर है। बहुत प्राचीन काल से बने हुए तो जरूर है साहब। आज वो पब्लिश नहीं है कि बड़े ग्रंथों के, क्योंकि ये जो बड़े बड़े ग्रंथ हैं उसके अंदर सब आ गए साहब। जैसे समुद्र में नदियां मिल जाती है ना, वैसे ये स्थिति है, सब मिल जाते हैं। लेकिन कोई धर्म के नाम से जैनिज्म ने अलग बनाया है ऐसा भी नहीं है। लेकिन मैंने बताया ना कि कई चीजें ऐसी है कि जैन धर्म के रिलेटेड होने के कारण जो है बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिल जाएगा समझे। थैंक यू सो Thank मच। वन प्लस नॉट स्क्रीन नाम से आपका कोई प्रश्न है? नहीं, तो बेसिकली एक और प्रश्न हमारे चैट बॉक्स पे, उषः पान करना है या नवकारसी पचकान। इस तरह से गुरुजी बहुत सारे प्रश्न हैं जो आई थिंक वो पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन की तरह हैं कि हमें करना क्या चाहिए। तो मैं दर्शकों से निवेदन करूंगी कि ये हमारे जो इस तरह के प्रश्न हैं जो हम एक चाहते हैं कि एक लाइफस्टाइल पता चले, वो आप इस तरह के प्रश्न 1-2 क्लास के बाद पूछें। थोड़ा हमारा बेस क्लियर हो जाएगा और हमें थोड़ी जानकारी हो जाएगी। उसके बाद हम छोटे-छोटे संशय जो हैं उसको तुरंत क्लियर कर सकेंगे। आज के इंट्रोडक्टरी क्लास में आपको ब्रॉडली जो पूछना है आप पूछ सकते हैं। रेखा जैन जी, मैं आप अनम्यूट कर सकती हैं। त्रिकाल वंदना साहब जी, आयुर्वेद को हम बेस मान के चलते हैं अगर, तो क्या एलोपैथी और होम्योपैथी दोनों को भी कंबाइन कभी भी लिया जा सकता है, या तीनों का जो इलाज हम करते हैं वो अलग अलग हो जाता है और साथ में कभी नहीं करना चाहिए? अगर वो आपके हेल्थ को सपोर्ट करता है, आपके डिजीज को रिमूव करने में अगर वो सपोर्ट करता है, तो कई बार कंबाइंड पैथी भी यूज की जा सकती है। ख्याल है कि नहीं? कई बार सपोर्टिव जो है तो वो अगर कंबाइंड पैथी के रूप में हम यूज करें तो जरूर अच्छा है। आयुर्वेद के साथ भी होम्योपैथी यूज कर सकते हैं, होम्योपैथी के साथ हम एलोपैथी यूज, बट इन सम केसेस, नॉट इन ऑल, वेरी रेयर की बात यहाँ पर की गई है। जनरली देखा जाए तो आपको क्यों दूसरी पैथी यूज करने का मतलब चाहिए? तो अगर आपको आयुर्वेद बेस्ड है, तो क्योंकि आयुर्वेद का बेस जैसे हम आगे पढ़ेंगे सीखेंगे, हर्बल बेस है सब। 70% 80% हर्बल बेस है, वनस्पतियां हर्बल बेस की है, इसलिए उसका बेनिफिट ज्यादा अच्छा रहेगा। अब एलोपैथी के अंदर काफी 60-70% हर्बल बेस नहीं है, तो केमिकल बेस पर जा रहे हैं, वहाँ कॉन्ट्रास्ट जरूर हो जाएगा। तो ये तकलीफ है, तो आप इसका विचार जरूर करेंगे। कई बार उल्टा भी हो सकता है, एक पैथी दूसरे पैथी के साथ कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा तो बड़े मुश्किल हो जाएगा। इसलिए भी कई बार इन सम केस ऐसे कोई डिजीज के केस आते हैं, स्पेशल केस, तो कहीं पर ज्वाइन किया जा सकता है, कंबाइंड पैथी ली जा। जी जी, थैंक यू। बी गांधी, आप अपना प्रश्न पूछें। मत्यन वंदामी साहब जी, एक पूछना था कि डॉक्टर्स आजकल अमुक एज के बाद हमें D3, B12, मल्टीविटामिन वो वगैरह सब सप्लीमेंट्स लेने को बोलते हैं। सो कैन वी सब्स्टिट्यूट थ्रू अवर फूड ओनली एंड ये सारा ना लेना पड़े?
can take by the food also, not necessary to take the supplements. ये supplements वगैरह आज के जमाने की पब्लिसिटी के कारण सामने आ रहे हैं, otherwise not necessary. आपको बाहर से भी सब मिल सकता है. बाहर के supplements इतने सही नहीं भी होते हैं. अब जैसे जिम के अंदर मिलने वाला सब्सटेंस जो है सप्लीमेंट, लोग जानते नहीं वो किसमें से बना है, इंग्रेडिएंट्स क्या है. अगर बोन पाउडर बनाकर सप्लीमेंट के रूप में दे रहे हैं तो बड़ा नुकसान हो जाएगा. ऐसी चीजों से बचना है, शुद्ध वस्तुओं पर हमें आग्रह करना है साहब. तो गुरुजी आई थिंक हमारे यहाँ पे सारे प्रश्न खत्म हो चुके हैं. दर्शकों से ये भी बता दूं सबको कि ग्रुप्स हमारे जो हैं वो खुले रहेंगे. आप अपने प्रश्न हैं उस पे भी डाल सकते हैं. एज एंड व्हेन हमारा जो गुरुजी से उत्तर मिलेगा हम उसको पोस्ट करते रहेंगे. और ये भी है कि जैसे जैसे हमारे कक्षा होगी तो उस कक्षा की जो ट्रांसक्रिप्ट यानी रिटन फॉर्म ऑफ लेक्चर होगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे. वो हमारे गूगल ड्राइव है वो आपसे शेयर करी जाएगी. सो आई एम श्योर वो आपको हेल्प करेगा आपके स्टडीज़ को पुख्ता करने में. तो यहाँ पे आई थिंक हमारा समय हो चुका है. हम यहाँ पे विराम लेंगे और गुरुजी से विनती करूँगी कि वो जिस प्रार्थना की चर्चा कर रहे थे वो सिखाने वाले हैं, वो हमको उसको अच्छे से सीखें. गुरुजी. सेकंड प्रार्थना बिल्कुल 2 मिनट की है. मैं बुला रहा हूँ, बोलूंगा. आई विल वेट फॉर few seconds, then you will utter the same words. Also try it your best. सर्वे विसन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, कष्टेषु मा सभी जीव सुखी बनो, सभी जीव निरोगी रहो, सभी जीवों का कल्याण, जीव सुखी. मैं लिख कर भेज दूंगा, फिर आप सभी को सकेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद. सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार. सबको मंगल साथ पाठ में कर दूं. मैं मंगल पाठ कर देता जी. पंच मंगलानंद सर्वे मंगलम भगवान वेणु, मंगलम प्रभु, मंगलम श्रीनिवास. जय हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवले पन्नतो चक्कारि हरि सिद्धा साहु शरणं भवत्यामि, हरिहं शरणं भवत्यामि, साहु शरणं भवत्यामि, केवले शरणं भवत्यामि. सर्वमङ्गलं सर्वकल्याणकामं प्रदान. जय जय सीता.